हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा कह सकते हैं ना। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। फिर चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। टेक्निक्स क्या थी? प्रिंसिपल्स अलग चीज़ होती है, टेक्निक अलग होती है। प्रिंसिपल्स उन्होंने बोले कि मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए, इन प्रिंसिपल्स को करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो उन्होंने दी थी। फर्स्ट है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, सेकंड इज स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफिकेशन, थर्ड वर्क स्टडी एंड फोर्थ वन डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम एंड फिफ्थ इज मेंटल रिवॉल्यूशन। एक एक करके वन बाय वन हम इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, आपको कुछ सुना सुना लग रहा है ये नाम? फॉर्मेनशिप मैंने शायद आपको पढ़ाया हो, याद हो। फोरमैन मैंने आपको बताए थे, जो जब लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया गया था तो उसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल पे जो सुपरवाइजर होते हैं, फोरमैन होते हैं, वही लोअर लेवल पर आते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फोरमैन्स होते हैं तो जो वर्कर्स के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं, तो अगर वो डायरेक्टली डील कर रहे हैं तो उनके बेसिस पर आप उन फोरमैन्स को, जो जिनका काम है कि वर्कर्स क्या कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उनको डायरेक्ट करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, टाइम टू टाइम उनको स्टेप्स बताना कि अब क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें जब एक इंसान करता है तो वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो मैसी हो सकती हैं और हो सकता है कि वो अच्छे से डील ना कर पाए। तो उन्होंने एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये टेक्निक बताया कि आप जो फोरमैन, जिसको आप बोलते हैं ना, जो फैक्ट्री आपने एक ओपन की है, उसका जो मैनेजर, जो लोअर लेवल पर जो काम कर रहा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट देख रहा है फोरमैन, उसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। एक प्लानिंग के लिए बना दीजिए डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन के लिए बना दीजिए भाई, क्योंकि हर चीज़ को करने से पहले प्लानिंग तो होती है। अब प्लानिंग में भी उन्होंने क्या बोला, 4 कैटेगरीज होंगी। एक होगा रूट क्लर्क, रूट माने रास्ता, जो आपको रास्ता बताएगा कि किसी चीज़ को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या प्रोसीजर हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, वर्कर्स को बताएगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो इंस्ट्रक्शंस देगा टाइम टू टाइम, किसी चीज़ को करने का क्या तरीका है, आपको डायरेक्शन देगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या किस चीज़ को कैसे किया जाए। थर्ड वन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो ये डिसाइड करेगा कोई काम, जो टास्क आपको दिया गया है वो किस टाइम में कंप्लीट होना चाहिए और कितना खर्चा, मतलब इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, वो एक लिमिट है जो डिसाइड की जाएगी कॉस्ट क्लर्क के थ्रू। एंड फोर्थ इज डिसिप्लिनरी, बिल्कुल है, डिसिप्लिन मेंटेन करना तो बहुत ज़रूरी है। आप मान लीजिए जब आप डिसिप्लिन खुद ही नहीं होंगे, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में नहीं करवाएंगे या एक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो वर्कर्स तो फिर अपनी मनमानी पर उतर आएंगे ना। हर चीज़ को कहते हैं ना, बिल्कुल करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो एक स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई हॉस्पिटल हो, हर जगह डिसिप्लिन होता है, नहीं होता है, हर जगह आने का समय होता है, तो हर जगह डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये होंगे जो वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे कि आखिर रूल्स को सही से फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, काम ठीक से कर रहा है, नहीं कर रहा है। और ये है प्रोडक्शन, जो हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। तो प्रोडक्शन का काम होगा स्पीड बॉस, जो ये देखेगा कि जो वर्कर काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, वो सही स्पीड के साथ कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है बहुत लेजी होकर धीरे धीरे उस काम को कर रहा है, स्पीड के साथ भी काम करना बहुत ज़रूरी है, टाइमली, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट। सेकेंड देखिए गैंग बॉस, गैंग बॉस का काम यही है, वर्कर्स हैं उनके बीच में, मतलब उनको कहते हैं ना, उनको टीम स्पिरिट को बना के रखना और ये देखना, उनको लीड करना एक साथ, तो ये काम है गैंग बॉस का। थर्ड है रिपेयर बॉस, जैसे कोई मशीन है ऑपरेट हो रही थी, बीच में हो सकता है उसके कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको मेंटेनेंस जो होता है उसको मेंटेन करना, उसको रिपेयर कराते रहना और सही टाइम पर उनको प्रोवाइड करना, ये है रिपेयर बॉस का काम। फोर्थ है, उसके बाद जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इंस्पेक्ट करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन, आपने कहा नहीं भाई प्रोडक्शन में मैंने प्रोडक्शन तो कर दिया, प्रोडक्शन करना काफ़ी नहीं है, उसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच कर भी रही है या नहीं, तो उसको देखने के लिए इंस्पेक्टर होते हैं। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, फोरमैन होता है जो डायरेक्टली वर्कर्स के साथ डील करता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, उसे फंक्शनल कर देते हैं, मतलब काम के बेसिस पर उसे डिवाइड कर देते हैं, प्लानिंग में और प्रोडक्शन में।
साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू ये बोला गया है कि लोअर लेवल मैनेजर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, और प्लानिंग में भी 4 क्लर्क आएंगे और प्रोडक्शन में भी 4 आएंगे। जो आपको प्लानिंग में रूट आता है, जो रास्ता बताना, इंस्ट्रक्शंस देना, टाइम डिसाइड करना कितने टाइम में काम होना चाहिए, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करना। प्रोडक्शन ये देखेगा प्रोडक्शन भाई सही स्पीड से हो रहा है नहीं हो रहा है। वर्कर्स के आपस में मैनेजमेंट देखा जाएगा कि वर्कर सही से कर रहे हैं, कहीं लड़ाई तो नहीं हो रही है। और रिपेयरिंग, अगर मशीन ख़राब तो नहीं हो रही है उसको प्रॉपर सही करा के देना। और इंस्पेक्टर प्रोडक्शन जो हुआ उसकी क्वालिटी क्या थी उसको चेक करना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर ऐसे काम होने लगा, अगर यही एक बंदा ही सिर्फ कर रहा होता, सिर्फ एक ही पर्सन को वर्कर्स के साथ डील करने को बोला गया होता कि आपको प्लानिंग भी देखनी है, प्रोडक्शन भी देखनी है, ये सारे काम एक ही को करने हैं, तो क्या काम अच्छे से हो पाता? बिल्कुल नहीं। हो सकता है इस एक पर्सन को इंस्ट्रक्शन देना नहीं आता हो या उसे डिसिप्लिन मेंटेन करना नहीं आता हो, फिर काम कैसे होगा? इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोरमैन इज़ द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्कर। टेलर सजेस्टेड उन्होंने ये बोला कि फैक्ट्री को आप डिवाइड कर दो 2 डिपार्टमेंट में, प्लानिंग और एक प्रोडक्शन। ठीक है, टेलर फील दैट कि वर्कर्स को फ्री करना चाहिए वर्डन ऑफ प्लानिंग से। आप एक ही पर्सन पर इतना वर्डन मत डालिए, प्लानिंग कोई और करे, प्रोडक्शन कोई और करे, तभी वो अपने काम पर कर पाएंगे ना। और अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्पेशलाइजेशन डेवलप कीजिए। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है काम को ऐसे डिवाइड करिए, सिंप्लीफाई कीजिए, उसे ईजी बनाइए और फिर उस पर्टिकुलर वर्क को उस पर्सन को सौंपिए, उस पर्सन को असाइन कीजिए जो उसमें एक्सपर्ट है, ताकि काम बहुत अच्छे से होगा और एक पर्सन पर बर्डन भी नहीं आएगा। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में कुछ फंक्शनल एक्सपर्ट होने चाहिए। जैसे हमने 2 डिपार्टमेंट बनाए, उसमें एक्सपर्ट्स बनाए जो उनको सुपरवाइज करे और इंस्ट्रक्शन दे वर्कर्स को। ठीक है भाई, टेलर ने ये कंक्लूड किया, लेकिन जो आप फोरमैन रख रहे हैं ना इधर, उन्हें इंटेलिजेंट, एजुकेट, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट और प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी होना चाहिए। ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं हम एक पर्सन में फाइंड कर सकते हैं कि आप सारी चीज़ें हो, आपको भाई फाइनेंस भी आता हो, आप HR का भी हो, सेल्स भी हो। जब अगर ऐसा होता तो डिपार्टमेंट क्यों बनाए गए? एक ही पर्सन को काम सौंप दिया जाता, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसीलिए हम हर काम, जो काम होते हैं उनको डिवाइड करते हैं और फिर जिस इंसान को जो काम बहुत अच्छे से आता है उसको वो काम असाइन करते हैं। तो टेलर ने इस बात पर जोर दिया कि मिनिमम 8 एक्सपर्ट होने चाहिए और 2 डिपार्टमेंट होना चाहिए। ये जो टेक्निक है ये किसका एक्सटेंशन है? डिवीज़न ऑफ लेबर का। इस तरीके से होता है। सेकंड देखो, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। उन्होंने दूसरी टेक्निक ये बनाई, अगर काम को तुम स्टैंडर्डाइज कर दोगे ना, मतलब कहते हैं ना पहले से ये तय कर दोगे कि कोई चीज़ जिसका प्रोडक्शन आपके यहाँ होता है, जैसे शूज़ फैक्ट्री है, अब शूज़ फैक्ट्री में आपने डिसाइड कर दिया कि नहीं सारे शूज़ मतलब कहते हैं ना 10 नंबर के होने चाहिए, ये क्या चमड़े की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस कलर के होने चाहिए, कलर डिसाइड हो गया, साइज डिसाइड हो गया, और कहते हैं ना किस बॉक्स में रखने हैं उसका भी मेजरमेंट डिसाइड हो गया। तो जब आपने पूरा एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो भाई उन्हें भी क्लैरिटी मिल जाएगी ना कि आखिर मुझे किस साइज़ में, किस तरीके का, किसने वेट के साथ और क्या क्वालिटी रखनी है। इससे क्लैरिटी जब वर्कर्स को मिलेगी तो उनके लिए काम करना आसान होगा और उन्हें पता भी चल जाएगा कि किस स्टैंडर्ड को मैच करते हुए उन्हें काम करना है। तो अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट हमेशा जोर देता है कि एक स्टैंडर्ड ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। आप बिजनेस में कोई भी काम करें, हर स्टेप पर आपको एक स्टैंडर्ड ज़रूर सेट करना चाहिए। कहते हैं ना कि पहले से ही आपने किसी चीज़ का ये डिसाइड कर दिया कि नहीं एक्सपेक्टेड ये है, एक्चुअल आप ये कर रहे हैं। आपसे जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था कि जो सभी वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनका टाइम के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड किया कि ऑर्गेनाइजेशन 10 बजे खुल जाता है और 11 बजे तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सभी कंपनी में मौजूद हो। तो आपने ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 11 बजे तक हमारे यहाँ सभी लोग प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि 11 बजे तक सभी को आना है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया। तो अगर आप स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे तो भाई उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी, वो अपने मनचाहे ढंग से काम करेंगे, वही काम आप करके देंगे, ना उन्हें समझ में आएगा कि ये आखिर क्या उम्मीद कर रहे हैं हमसे, ना आप समझ पाएंगे कि ये हमारी उम्मीद से नीचे काम क्यों कर रहा है। तो इसीलिए आप पहले ही बता दीजिए कि मेरी उम्मीद ये है। जैसे कहते हैं ना किसी बच्चे से पूछा जाता है कि भाई तुझे क्या चाहिए, कोई बच्चा रो रहा है, आप वही टॉय शॉप में ले जाओ, बच्चा रोता है, तो ये नहीं है कि अगर आप उसे खींचते हुए ले जाएंगे ना कि नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा, तो मानेगा नहीं। वो हमेशा ये सोचेगा कि
पेरेंट्स मुझे कुछ दिलवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आपने उससे उसकी इच्छा पूछ ली, अच्छा तू एक बात बता, ये टॉय शॉप है, इसमें तुझे लेना क्या है, अगर आपने उसकी इच्छा पूछ ली, तो हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो कुछ मांगेगा, लेकिन हो सकता है बहुत ही कुछ थोड़ा सा ही कुछ मांग रहा हो, और उसने इच्छा की कि उसे 1000 रुपये तक का कुछ टॉय चाहिए, तो उसका स्टैंडर्ड ये था कि उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे 1000 रुपीज़ तक का ये कुछ दिलाएंगे, ठीक है। और अब आपने क्या किया, एटलीस्ट उसकी इच्छा पूछी, अपनी उसकी उम्मीद पूछी कि आखिर वो कितना सोच रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, और उस बेसिस पर कुछ 1000 ना कर उसको कन्विंस करके उस चीज़ को क्या किया, चलो कोई बात नहीं, हमारा बजट 500 का था, चलो 600 तक उसे दिलवा देते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आखिर उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या स्टैंडर्ड, क्या चीज़ वो मांग रहा है, उसको तो जाना। उसके बाद ऐसा नहीं था कि जो आपके बजट थी उसमें भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। तो इस तरीके से कहते हैं ना, दोनों का ही फ़ायदा है। तो अकॉर्डिंग टू टेलर स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को ईजी करना। अगर कोई काम है, अगर मैं उसे बहुत बड़ा चढ़ा कर बता दूं, मतलब कहते हैं ना, उसे बिल्कुल ये कह दूं बहुत टफ है यार, तुझे पता है कॉमर्स कितनी टफ होती है। बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, जब नया नया किसी सब्जेक्ट को लेते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता है, अरे क्या ये हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और किसी एक ने और बोल दिया, तुझे नहीं पता है कॉमर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, अकाउंटिंग तो बहुत ज़्यादा टफ है, मेरे सर ये बता रहे थे कि अकाउंटिंग में तो ये भी क्वेश्चन आएंगे, ये भी आएंगे। अब बच्चा सर पकड़ के यूँ बैठ जाएगा, भाई मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मुझे तो अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता, कैसे करूं। और वहीं आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देंगे कि नहीं, अकाउंटिंग में आपको ये नहीं करना है, धीरे धीरे स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले आप टेबल बनाना सीखेंगे, पहले आप जनरल सीखेंगे, उसके बाद लेजर सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस सीखेंगे, फिर आप धीरे धीरे करके फाइनल अकाउंट इस तरीके से सीखते जाएंगे। तो जब उसे सिंप्लीफाई करेंगे, काम को बांटेंगे, अननेसेसरी जो आप बोल रहे हैं अननेसेसरी लोड को हटाएंगे, और चीज़ों को, नेसेसरी चीज़ों को रखकर भी उसे भी ईजी करने की कोशिश करेंगे, उस काम को डिवाइड करेंगे, तो चीज़ें समझ में आएंगी ना। तो वही इन्होंने बोला कि अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं उनको एलिमिनेट, ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे एज मोर वेराइटी मीन्स मोर इन्वेंट्री। ऑब्वियस है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारी वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न ज़रूर क्रिएट होता है। हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ही परचेज डिपार्टमेंट है, एक ही सेल्स डिपार्टमेंट है, एक ही, मतलब फाइनेंस तो ऑब्वियस एक ही होगा। तो उस केस में क्या होगा, जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपके यहाँ बनते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो सकता है कि परचेज आपने इन्वेंट्री की, अब आपको यही नहीं पता कि ए प्रोडक्ट के लिए लेके आऊँ या बी प्रोडक्ट के लिए या सी प्रोडक्ट के लिए। कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ए वाले को लगे कि मुझे बी प्रोडक्ट के लिए माल खरीदना है, वो उसके लिए माल खरीद ले, और सी वाले को लगे कि जो मतलब माल मेरे लिए आया है। तो इस तरीके से क्या है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो और उसमें ये भी होता है कि इन्वेंट्री का वेस्टेज भी बढ़ जाता है। मोर टाइप्स ऑफ मशीन भी चाहिए होंगी, ऑब्वियस है, जब ज़्यादा वैरायटी होगी, हर तरीके की आपको इन्वेंट्री भी चाहिए होगी, मशीन्स भी चाहिए होंगी, और लेबर की कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि लेबर भी उन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को बनाएगी, तो ऑब्वियस है उसका जो पे है वो भी इंक्रीज़ होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर आपको लगानी पड़ेगी। वर्क स्टडी का मतलब है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफडब्ल्यू टेलर ने ही बोला कि आपको वर्क स्टडी एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो काम आप कर रहे हैं, जो टास्क आप देंगे, उनको अलॉट करेंगे, तो भाई उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काम कैसा है, रूटीन टास्क है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, कितने लेबर्स को लगाना सही रहेगा, क्या बेस्ट मेथड होगा उसको करने का, और किस तरीके से कितने टाइम में कितनी कॉस्ट के साथ उस वर्क को किया जा सकता है। तो हम इसमें यही देखते हैं कि कोर कंपोनेंट, बहुत ज़्यादा मेन कंपोनेंट है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इसमें ये देखा जाता है कि जो जॉब आप दूसरे से कराएंगे उसका सिस्टमेटिक एनालिसिस किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई किसी काम मैंने पता कर लिया कि आज मुझे कुछ काम कराना है, ये वाला काम है, ठीक है भाई, काम तो पता हो गया। काम करने के बाद उसका बेस्ट मेथड क्या है, क्या बेस्ट तरीका होगा जो मैं एक स्टैंडर्ड टाइम में उस काम को कर पाऊँ। तो इसी तरीके से वर्क स्टडी में हम ये देखते हैं कि क्या काम कराया जाए, उस काम को कराने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, और कैसे उस काम को उस स्टैंडर्ड टाइम में जो आपने सेट किया है उस काम को कंप्लीट करा दिया जाए। तो वर्क स्टडी करने के भी 4 टेक्निक्स हैं। एक है मेथड को जानना, मोशन, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। तो हम इसके बारे में जानेंगे।
पहले जानेंगे मेथड स्टडी। मेथड मतलब टेक्निक, किसी चीज़ को कैसे करते हैं, हाउ टू डू दिस। कहते हैं ना मुझे ये पता है काम ये करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसको करने का तरीका क्या है। तो आप सबसे पहले इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेथड स्टडी टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की कंडक्ट की जाती है फाइंड आउट करने के लिए कि एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है किसी काम को करने का। और काम को बेस्ट तरीका कैसे पता करूँगी कि ये तरीका बेस्ट है, तरीका ऐसे पता करेंगे बेस्ट है जो कम से कम टाइम ले रहा हो, कम से कम कॉस्ट आ रही हो और कम से कम रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही हो। जहाँ ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी उसी तरीके को हम बोल देंगे कि भाई ये बेस्ट है, जिसमें मुझे कम टाइम, एनर्जी और कॉस्ट और रिसोर्सेज देने पड़ रहे हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है, तो उसे मैं कहूँगी कि बेस्ट मेथड हो सकता है। तो वर्क स्टडी में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मेथड किस तरीके से हम काम करेंगे जो काम बहुत अच्छे से हो जाए। मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन स्टडी इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सेटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन। जैसे आप देखते हैं एक वर्कर है, उसकी मूवमेंट को कैप्चर करते रहना, उसको स्टडी करते रहना कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये हमारे काम में प्रोडक्ट मतलब कहते हैं ना प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हो सकता है अनप्रोडक्टिव हो रहा हो। जो टाइम 8 आवर्स है वर्किंग आवर्स, ठीक है, अब उसे हमने 10 से 6 का टाइम है मान लीजिए। अब एक वर्कर को हमने ये भेजा कि ये कुछ सामान है उसको तुम मतलब किसी लीड डीलर को सप्लाई कराओ, कोई यूनिट या कोई आइटम जो आपके यहाँ बनता है उसकी अगर डिमांड आती है तो हो सकता है कभी आप वर्कर्स को भी भेज दें कि आप इसको सप्लाई करके आ जाइए, ठीक है। 10 बजे वो आया, आपने उसे सप्लाई करने के लिए दिया, वो टाइम हो गया 11 बज गए। अब 11 बजे के बाद उसे जो कायदे से जितनी डिस्टेंस उसे तय करनी थी और जितना लौट कर आ जाना चाहिए था, तो वो टाइम था जो मैनेजर ने जो डिसाइड किया कि लास्ट टू लास्ट वो 1 बजे तक आ जाएगा। 11 बजे जा रहा है तो 1 बजे तक आ जाएगा, ठीक है भाई। अब आपकी पूरी टाइमिंग लगाने के बाद आपने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया कि 1 बजे तक तो आ जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उसकी मूवमेंट क्या है, वो वहाँ जाने के बाद कहीं और घूम रहा है भाई, हमें नहीं पता ना कहाँ जा रहा है, कैमरा तो लगा नहीं सकते भाई उसके पीछे। हमें लग रहा है कि वो काम से गया है, काम से जाने के बाद हो सकता है कि वहाँ भी लेट पहुँच रहा है जो डीलर हैं, या वहाँ जल्दी जाने के बाद उसके बाद कहीं और फिर एक्सक्यूज़ भी दे सकता है कि नहीं भाई ट्रैफिक मिल गया था, ये मिल गया था, वो मिल गया था। तो उसमें क्या है, वो 1 बजे की बजाय 3 बजे पहुँचा। अब आप ये सोचेंगे कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो 11 बजे निकला है तो 1 बजे तक पहुँच जाना चाहिए, लेकिन भाई ये बंदा तो 3 बजे तक आ रहा है, इसका मतलब इसके बीच में 2 घंटे इसने किया क्या। तो जब इन सब चीज़ों पर आप निगरानी रखते हैं ना, इन सब चीज़ों की देखते हैं कि भाई ये बंदा कब उठ रहा है, कब काम कर रहा है, कब लंच करने जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है, तो ये सारी चीज़ों को चेक करना कि जैसे कब उठना, ऑब्जेक्ट कब रखा गया, चेंज कैसे हुई पोजीशन, तो विच आर अंडरटेकन वाइल डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। एक काम को करते हुए जब वर्कर्स की सारी मूवमेंट होती हैं उन सबको कैप्चर करना, तो ये हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में कि क्या प्रोडक्टिव मूवमेंट थी, क्या अनप्रोडक्टिव थी। जब आपको पता चलेगा ना, आप उस बंदे से पूछेंगे क्यों ये बता तो को इतना लेट कैसे हो गया, 2 घंटे कहाँ था, आपने उसके रीज़न जानने की कोशिश की। हो सकता है अगर वो झूठ बोल रहा है तो भाई झूठ तो पकड़ में आ ही जाता है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी तो उस बेसिस पर आप पता कर सकते हैं ना कि आखिर वो बंदा ये सारी चीज़ें करता है, तो नेक्स्ट टाइम से आप उसको भेजेंगे ही नहीं, आप उसे प्रोडक्शन में ही लगा कर रखेंगे, क्योंकि वहाँ तो आप उसे निगरानी रख सकते हैं और कहीं और नहीं रख सकते। तो इस तरीके से हम प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं वर्कर्स के मोशन स्टडी के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, मोशन स्टडी देख ली, मेथड देख लिया, अब आया टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है, टाइम को स्टडी करना है। कैसे, टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म दी जॉब। इसमें हमें ये डिसाइड करते हैं कि एक परफेक्ट टाइम क्या होना चाहिए, किसी जॉब को आप करने के लिए एक कितना स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, उस टाइम को डिसाइड करना कि एक यूनिट को बनाने में कितना समय लगेगा, तो उस टाइम की स्टडी करना। कंडक्ट करने के लिए टेलर ने सजेस्ट किया कि आप ऑब्जर्व करो पहले एक एवरेज वर्कर को। एक एवरेज वर्कर कहते हैं ना, एक ज़्यादा अच्छा वर्कर नहीं,
एक एवरेज, और बिलो एवरेज भी नहीं, एवरेज, कि उसे कितना टाइम लगता है। तो अगर उसे जितना टाइम लगता होगा उस चीज़ को बनाने में, तो वो आपको एक आइडिया दे देगा रफली कि भाई एक एवरेज वर्कर भी लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है आप बिलो एवरेज वर्कर तो नहीं लेते ना, सिलेक्ट नहीं करते, तो एवरेज वर्कर को लेंगे तो इतना टाइम तो लगेगा ही। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि उसे 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, और 8 घंटे हम डेली बेसिस पर काम कराते हैं, इसका मतलब क्या है, 4 यूनिट बन जानी चाहिए। ठीक है भाई, तो आपने एक एवरेज वर्कर के बेसिस पर देख लिया कि 4 यूनिट तो इससे कम तो कोई बना ही नहीं सकता, और अच्छा हुआ कोई वर्कर तो फिर बात ही अलग है। तो व्हेन ही इज परफॉर्मिंग दी जॉब विद अ स्टॉप वॉच इन हैंड एंड नोट डाउन कर लीजिए उसके टाइम को कि उसे कितना टाइम लग रहा है। तो कोई भी पर्सन, कोई भी वर्कर ये नहीं कह सकता कि भाई आप कैसे मान रहे हैं कि मेरी कैपेसिटी इतनी हो सकता है, उसकी कैपेसिटी अच्छी हो, नहीं। इसीलिए ही इस चीज़ का, ये सारी चीज़ें कन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसके लिए एक एवरेज वर्कर को ही रखना चाहिए, और उस बेसिस पर देखिए कि उसे कितना समय लग रहा है। अगर जितना उसे समय लग रहा है उसको नोट डाउन कीजिए और उस बेसिस पर अपने स्टैंडर्ड टाइम सेट कीजिए। फटीग स्टडी, फटीग क्या होता है? दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। ऑब्वियस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्टडी को कंडक्ट किया गया ये जानने के लिए कि भाई जो वर्कर्स थे, अगर आप उन्हें कंटिन्यूसली काम कराते रहेंगे तो उनका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था। तो उसमें ये देखा गया कि उनको रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो सके। जब आपको बोला जाता है ना लंच टाइम आने वाला है, इस बैंक है या कहीं भी आप देखते हैं 2 बजे का टाइम है जैसे लंच का, तो जैसे ही वो 2 बजने वाले होंगे ना, काम मतलब खुशी सी होती है। तो अगर उससे पहले आपको कुछ काम भी दे दिया ना तो आप खुशी खुशी कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप उस रेस्ट का वेट कर रहे हैं कि कब वो मुझे मिले, मैं थोड़ा मेंटली फिजिकली फ्रेश हूँ, उसके बाद मैं काम करूँ। तो ये भी क्या है, एक मतलब आपको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ये टेक्निक में ये जानना था कि आखिर रेस्ट टाइम क्या होना चाहिए। तो उसको रेस्ट टाइम को डिसाइड करने के लिए पहले आप देखो कि कितना रेस्ट इंटरवल ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब कितनी देर में एक वर्कर मतलब कहते हैं ना कितनी बार रेस्ट ले रहा है। 8 घंटे काम कर रहा है, हो सकता है वो 4 बार रेस्ट ले रहा है, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, मुझे ये तो पता चल गया कि 8 घंटे में 4 बार वो इंसान तो थक कर बैठ जाता है, लेकिन वो 4 बार बैठने में कितना टाइम ले रहा है, 10 मिनट 15 मिनट। अगर वो 10 मिनट ले रहा है और 4 बार वो रेस्ट ले रहा है, इसका मतलब 40 मिनट वो रेस्ट करता है। ठीक है, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स मतलब यही 4 बार उसने जो लिया। तो इसको कंडक्ट करने के लिए, जानने के लिए टेलर ने सजेस्ट किया कि एक एवरेज वर्कर को रख लो। आप ज़्यादा अच्छे वर्कर को मत रखो, हो सकता है ज़्यादा अच्छे वर्कर के लिए वो ज़्यादा इफिशिएंट है तो हो सकता है कम रेस्ट ले, उसे आदत है। लेकिन एक एवरेज वर्कर को रख लो और उसे वो टास्क असाइन कर दो, उससे वो टास्क करवाओ, और जब वो परफॉर्म कर रहा हो जॉब, फिर नोट डाउन करते जाओ टाइम कि उसकी इफिशियंसी लेवल कब ऐसा हो रहा है कि वो काम को मतलब कहते हैं ना काम से थोड़ा सा उसका डाउन जा रहा है, काम प्रॉपर कब नहीं कर पा रहा है, कब उसकी इफिशियंसी कम हो रही है। और जैसे ही आपको पता चले उसे ब्रेक दे दो। भाई जब उसकी इफिशियंसी किसी वर्कर की कम होगी ना, आप उस टाइम भी उससे काम कराएंगे ना, तो हो सकता है वो काम बिगाड़ दे या उस तरीके से काम को ना करके दे, तो फिर उससे क्या फ़ायदा। तो आप क्या सोचोगे, जैसे ही इफिशियंसी लेवल कम हो रहा है, भाई एक काम करो तुम ब्रेक ले लो, थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश कर लो। ठीक है भाई, अब ये टाइम आपने दिया उसे जब ब्रेक, तो उसको नोट किया जा सकता है ये डिसाइड करने के लिए कि वो कितनी बार इस तरीके से उसकी इफिशियंसी लो होती है और हम उसे रेस्ट का टाइम देते हैं। ठीक है, अब ब्रेक के दौरान हाउ मच टाइम द वर्कर्स बिकेम फ्रेश, कितना टाइम ले रहा है वो फ्रेश होने में। मुझे पता चल गया कि वो बंदा 4 बार थका, उसकी इफिशियंसी कम हुई, मैंने 4 बार उससे बोला कि चलो तुम ब्रेक ले लो। अब कितना ब्रेक लिया 4 बार में जाने में, 10 मिनट 15 मिनट। तो ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं और जो टाइम सेट करके उस बेसिस पर रेस्ट इंटरवल डिसाइड करते हैं कि एक पर्सन को कितनी देर में रेस्ट देना चाहिए और कितने टाइम का देना चाहिए। तो ये थी फटीग स्टडी। अब देखिए डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। FW टेलर थे, उनका कहना ये था कि अगर हम वर्कर्स हैं, हर किसी की कैपेसिटी अलग है। ठीक है, अगर सभी का कोई हो सकता है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, कोई हो सकता है थोड़ा लो एफिशिएंट है, और कोई हो सकता है जो एवरेज एफिशिएंट है। तो तीनों कैटेगरीज के जब वर्कर्स हैं, जब वो अलग अच्छे, कुछ हैं जो बहुत अच्छा काम करने वाले, कुछ हैं जो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, और अगर हम उन्हें सेम पे देंगे तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है।
वर्कर्स के साथ भी। और वर्कर्स से कैसे मोटिवेट होंगे, उन्हें जब ये लगेगा कि मैं भी जब 10 यूनिट बना के दे रहा हूँ और वो 4 यूनिट बनाता है पर डे और फिर भी सेम पे मिल रहा है, तो मैं ही क्यों बनाऊँ, मैं भी 4 बनाऊँगा, आराम से काम करूँगा। तो ये चीज़ें क्या है, उनके मोराल को कम करते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल डाउन करते हैं और काम करने की जो उनकी क्षमता होती है उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए जो एफडब्ल्यू टेलर थे वो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम लेकर आए। इसमें क्या डिस्कस किया उन्होंने ये बोला कि इफ़िशिएंट वर्कर्स हैं उनको आप अलग पे करो और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको अलग पे करो। एक्स्ट्रा वेजेस पे की इफ़िशिएंट एम्प्लॉय को, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को क्या दी कि ताकि वो भी इफ़िशिएंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ सकें। ये तरीका सही है। अगर आप पहले से ही बोल देंगे कि आपको 100 रुपये पर डे दिए जाएंगे और आपको 200 दिए जाएंगे, तो इसमें क्या है, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि हम गलत हैं, हम काम कम कर पा रहे हैं, इसीलिए वो ये सोचेंगे कि वो आप उसमें अंतर कर रहे हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, मुझे रखना वेजेस है उसको 2 कैटेगरीज में, एक होगी जिसमें पे अच्छा मिलेगा, एक होगी जिसमें पे थोड़ा कम मिलेगा। अब उन्होंने वर्कर से ये बोल दिया, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने बोला कि जो स्टैंडर्ड जो मैं सेट करूँगा उस स्टैंडर्ड तक काम कर लेगा या उससे ज़्यादा काम कर लेगा उसको हम देंगे अच्छा पैसा, थोड़ा पैसा उसे एक्स्ट्रा मिलेगा, और जो उस स्टैंडर्ड से कम काम करेगा उसे पैसे कम मिलेंगे। तो आपने क्या किया, आपने पार्शियलिटी नहीं की, आपने कहा कोई भी कर ले, कोई मैं सब्जेक्टिव बेसिस पर डिसीजन नहीं लिया है। अगर आप भी मतलब हमारे स्टैंडर्ड तक अच्छा काम करते हैं या उससे ज़्यादा कर पाते, स्टैंडर्ड मान लो आपने सेट किया पर डे बेसिस पर 10 यूनिट का। अब उन्होंने बोला कि अगर आप 10 यूनिट करते हैं या फिर 11 करते हैं तो आपको अच्छा पे किया जाएगा, हायर। अगर आप 10 यूनिट का कितना करते हैं 8, तो आपको क्या पे किया जाएगा, लोअर। टेलर ने सजेस्ट किया कि कंपनी को एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेस फिक्स करनी पड़ेगी पर यूनिट, बिल्कुल करनी पड़ेगी, और आपको ये भी सेट करना पड़ेगा कि कितना प्रोडक्शन करना है, क्वांटिटी और जो प्राइस है वो आपको सेट करना पड़ेगा। तो वर्कर जो प्रोड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड टारगेट से ज़्यादा, उन्हें क्या पे करेंगे, हायर रेट ऑफ वेजेस, ठीक है भाई। और जो प्रोड्यूस करेंगे लेस देन स्टैंडर्ड, उनको हम पे करेंगे स्टैंडर्ड रेट से कम, जितनी आप पर यूनिट पे करते हैं उससे थोड़ा कम। और अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा उन्होंने प्रोडक्शन करके दिया तो उनको स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा पे करेंगे। तो भाई आप ये स्कीम लेकर आ गए। अब देखो एग्जांपल देखो, स्टैंडर्ड टारगेट 10 यूनिट का है पर डे और रेट कितनी है 50। आपने कहा अगर आप 10 यूनिट पर डे बनाइए और आपको 50 रुपये पर यूनिट के बेसिस पे पैसे देंगे, ठीक है, ये स्कीम आप ले आए। अब वर्कर जो 10 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको कितने मिलेंगे फिर 500 रुपये। 10 यूनिट उन्होंने बोला अगर आप बना लोगे तो आपको 50 रुपये पर यूनिट मिलेगा, तो 500 हो गए। और वर्कर जिसने 12 प्रोड्यूस किए उसको भी आपने 50 से इंटू करके कितना आ गया 60 रुपीज़। तो आपने ये कहा कि अगर 12 यूनिट आप प्रोडक्शन करेंगे तो हम आपको 60 रुपये देंगे। अब नेक्स्ट डे हमने देखा कि वर्कर्स ने एक ने 12 यूनिट प्रोडक्शन किया, तो उन्होंने बोला अगर आप 12 मतलब 10 आपने सेट किया और 12 वो करके लेके आ रहा है तो भाई उसको कुछ तो बोनस देना पड़ेगा ना मोटिवेट करने के लिए। तो आपने क्या किया, उस 50 की रेट को क्या कर दिया 10 और एक्स्ट्रा ऐड करके 60 बना दिया। तो उस बेसिस पर उसे कितने पैसे मिले, 12 यूनिट बनाए 60 रुपीज़ पर यूनिट 720। इसका मतलब क्या है, उसे भाई ज़्यादा पे किया गया क्योंकि उसने ज़्यादा स्टैंडर्ड यूनिट से प्रोडक्शन किया। तो इसका मतलब क्या है, और एक वर्कर ऐसा भी हो सकता है जिसने स्टैंडर्ड आउटपुट से कम पे किया। तो उन्होंने बोला जिसने भी 10 यूनिट से अगर कम बनाए ना तो उसे 40 रुपये पर यूनिट की बेसिस पे पैसा दिया जाएगा। जैसा कि मान लीजिए किसी ने बनाए 8 एक दिन में, और आपने कितने कहे थे 10 बनने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है ये स्टैंडर्ड से कम है, और स्टैंडर्ड से कम होने पर कितने रुपए पे करने हैं उसे 40 रुपये पर यूनिट। तो 40 से इंटू किया उससे सिर्फ कितने मिले 320। तो ये स्कीम लेकर आए थे कि जो स्टैंडर्ड यूनिट से प्रोडक्शन जो हमने सेट की है रेट 10 उससे ज़्यादा करेगा तो उसे हायर पे किया जाएगा, और जो उससे कम करेगा उसे लोअर पे किया जाएगा। ये है लास्ट, आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। ये लास्ट टेक्निक है। मेंटल रिवॉल्यूशन होता है ना, कहते हैं अपने मानसिक तौर पे चीज़ों को, अपने एटीट्यूड, अपनी सोचने की जो क्षमता है, आपकी जो थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग, और जो कहते हैं ना उसको कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, दोनों को ही बदलना। एक दूसरे के लिए जो एटीट्यूड है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको बदलना। टेलर ये कहते थे हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को ऐसा लगता है कि भाई मैनेजर उनको
उनका शोषण कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है भाई, उनको ज़्यादा बर्डन दे रहे हैं, काम ज़्यादा दे रहे हैं और पे उन्हें कम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। ऑन द अदर हैंड मैनेजर क्या फील करते हैं कि वर्कर्स को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं, सब चीज़ें करते हैं और वो हमेशा धीरे 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 करके काम करते हैं और क्या करते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स को ख़राब कर देते हैं, मशीन को, और वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, ये उनको लग रहा है मैनेजर को। अब दोनों ने एक दूसरे के लिए गलत फहमी बना ली, मुझे कम पैसे मिलते हैं, मुझे ज़्यादा काम दिया जाता है। मैनेजर ने कहा हम तो पैसे बहुत अच्छे दे रहे हैं लेकिन वो काम ही नहीं सही से कर रहे हैं और डैमेज भी कर रहे हैं, मशीन्स भी ख़राब कर करके चले आ रहे हैं, उसके पैसे और देने पड़ रहे हैं भी मेंटेनेंस के। उन्होंने ये बना लिया। अब दोनों ही ग्रुप एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, एक दूसरे को संदेह की नज़र से देख रहे हैं। तो इस टेक्निक में ये बोला गया, टेलर ने स्ट्रेस दिया, मतलब जोर दिया इस बात पर कि हमें ज़रूरी है कि दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखें, दोनों ही एक दूसरे के लिए अपना एटीट्यूड बदलें। जब आप देखने का दृष्टिकोण बदलेंगे ना, देखने के दो तरीके होते हैं हर चीज़ को, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जैसे अगर हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल जैसे ग्लास का अगर हम बोलें, अगर मान लीजिए गिलास में हाफ गिलास ऑफ वाटर उसमें है, ठीक है, तो कुछ लोगों का तरीका ये हो सकता है देखने का कि भाई ये आधा खाली है, और कुछ का हो सकता है नहीं आधा भरा भी तो है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो एटीट्यूड होते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि वर्कर्स और मैनेजर को एक दूसरे के लिए अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। तो ये तो रहे हमारी 5 टेक्निक जो मैंने आपको समझाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो एज ऑलवेज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करते रहिए और हंसी खुशी पढ़ाई भी करते रहिए साथ में, ठीक है। और हमारे प्लेटफॉर्म पे आना ना भूलिए, वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े सारे अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।